गुजरात के अहमदाबाद की ओडो सिटी। तारीख थी 3 जून 2017। रात का समय करीबन करीबन 8 साढ़े 8 बजे के आसपास का। एक 34-35 वर्षीय इंसान दुबला पतला सा कंधे पे एक झोला टांगे हुए बड़े तेज़ कदमों से एक मोहल्ले में चल रहा था। अचानक से वो एक मकान के बाहर रुकता है जिसका नंबर है D147 और था D147। वहाँ पे रुकता है, इधर उधर देखता है और मन ही मन बुदबुदाता है कि आसपास कोई दिख तो नहीं रहा, आज माँ और बेटे दोनों का काम तमाम कर दूंगा। गहरी सांस लेते हुए दरवाजे की घंटी बजाता है। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। उसने एक बार फिर से घंटी बजाई और दोबारा भी कोई रिएक्शन नहीं आया। वो अपने आप से फिर से बातें करता है कि लगता है घर पे कोई नहीं है, आज का मेरा ये प्लान फेल हो जाएगा। उसके कदम वापस वहाँ से निकलने के लिए मुड़ने ही वाले थे कि अचानक अंदर से आवाज़ आती है एक 55 वर्षीय बूढ़ी महिला की कि आ गया तू, आने में आज बड़ी देर कर दी। अंदर से यह आवाज़ सुनते ही ये इंसान समझ जाता है कि दरवाज़ा किसी भी पल खुल सकता है, तो वो दरवाजे की तरफ बाहर की तरफ ऐसे छुप के खड़ा हो जाता है और दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करता है। 55 वर्षीय एक महिला दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है उसके सामने प्रकट हो जाता है। इसको देखते ही वो महिला कहती है कि तुम, मुझे तो लगा वो था, यानी कि उसका बेटा। तुम यहाँ आप क्या करने आए हो? तुम्हें यहाँ क्या काम है? तुम्हारा इस जगह से क्या लेना देना? महिला की आवाज़ अटकने लगी थी। वो थोड़ी घबराई हुई सी हकलाने लगी थी। उसी समय ये इंसान 34-35 साल का उस बूढ़ी महिला को अपनी कोहनी से धक्का देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। वो अंदर घुसता है और कहता है, बड़ी बीमार रहती हो ना माँ, कई दिनों से अस्पताल नहीं आई हो, तो मैंने सोचा आज आकर मैं तुम्हारा इलाज घर पे ही कर देता हूँ। महिला खींचते हुए कहती है कि वो आता ही होगा, इस बार तू यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। जैसे ही उस महिला ने ये कहा, ये इंसान गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है। आग दिखाते हुए कहता है, तो क्या कर लेगा तेरा बेटा? आज देख कैसे मैं तुम दोनों को ठिकाने लगाता हूँ। उस आदमी ने अपने झोले से कुल्हाड़ी निकाली और उसके बैंत से, जो पीछे का हिस्सा होता है लकड़ी वाला, उससे इस महिला के सर पर एक ज़ोरदार वार किया। महिला वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। 55 वर्षीय महिला थी, बूढ़ी महिला थी, वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। वो इंसान उसके बाद कुल्हाड़ी को फर्श पर फेंकता है और फिर खिड़की की तरफ भागता है। झांक कर देखा तो आसपास कोई नहीं था। इस चीज़ को सुनिश्चित करके कि किसी ने भी इसको अंदर आते हुए नहीं देखा है और आसपास कोई भी नहीं है, वो उस हरकत को अंजाम देने वाला था जिसके लिए वो इस घर के अंदर आया था। झट से खिड़की को बंद करता है। खिड़की दरवाज़ों को अच्छी से चेक करता है कि कोई कहीं से खुला तो नहीं है, कोई अंदर झांक तो नहीं सकता या आवाज़ कोई ज़्यादा बाहर ना जाए। हांफता हुआ फिर वो आता है और कुल्हाड़ी उठाकर महिला के सर के ऊपर दनादन वार करना शुरू करता है। उस वार की वजह से उस 55 वर्षीय महिला का सर टुकड़ों टुकड़ों में बढ़कर बिखर जाता है। पूरे फर्श पर खून ही खून दिख रहा था। दीवार पर खून के निशान थे। चारों तरफ खून उड़ के बिखर चुका था। उसके कपड़ों पर, उसके हाथ पर, उसके शर्ट पैंट के ऊपर खून के निशान थे। अपने शर्ट की बाह से वो अपने मुंह पर लगे खून को साफ करता है और फिर आगे का अपना जो कार्यक्रम उसका सेट था उसको अंजाम देना शुरू करता है। अब उसने उसके बाद उस महिला की टांग पकड़ी और उसे खींचकर किचन की तरफ लेके जाता है। फिर दौड़ते हुए हॉल की तरफ निकलता है जहाँ पे उस महिला की कुछ साड़ियाँ सूखने के लिए डाली हुई थी। वहाँ से तेज़ी से एक साड़ी खींचता है और वापस दौड़कर किचन की तरफ आता है। वो लाश को साड़ी में समेटने की कोशिश करता है, लेकिन वो लाश पूरी तरीके से साड़ी के लपेटे में नहीं आ पाती है। ये देखकर कि ये साड़ी का टुकड़ा कम पड़ रहा है, इसको लपेटने के लिए वो दोबारा हॉल में जाता है और इस बारी उसका जो झोला जो साथ में लेके आया था उसमें से एक चाकू और एक गंडासा निकालता है। दोबारा किचन में आता है, महिला का सर अपनी गोद में रखता है और इत्मीनान से उस चाकू से उसकी गर्दन को रेतना शुरू करता है। धीरे धीरे रेतते हुए जिस सर के वो परकच्छे उड़ा चुका था कुल्हाड़ी से, उस सर को वो चाकू से काट कर धड़ से अलग करता है। सर काटने के बाद वो गंडासा उठाता है और लाश के दाहिने हाथ पे ज़ोर से वार करता है, जिसकी वजह से आधी बाह जो है वो कट जाती है। वो दोबारा एक वार करता है और बाएं हाथ का जो हिस्सा, बाकी का हिस्सा था, उसको भी काट देता है। इसी तरीके से वो दाएं हाथ पे भी हमला करता है और दाएं हाथ को भी उसके शरीर से, उस महिला के शरीर से काट के अलग कर देता है। उसके बाद वो फर्श पर बैठकर सुस्ताने लगता है क्योंकि अपेरेंटली ही वाज टायर्ड। चेहरे से पसीना पहुंचता है और गंडासा उठाकर पूरी शक्ति लगाकर उस महिला के दाएं पैर पर हमला करता है। जिस तरीके से उसने इस महिला के हाथ काट कर अलग किए थे, उसी तरीके से वो उसके पाँव भी काट कर अलग करता है, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसकी आंखों पे खून के छींटे पड़ते हैं। फिर से उनको अपनी बाह से पोंछता है और दोबारा से शरीर के और छोटे छोटे टुकड़े करने में बिजी हो जाता है।
शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद वो वहाँ पर उसी महिला की साड़ी को बिछाता है और उसको एक एक करके लाश के टुकड़े को उस साड़ी के ऊपर रखना शुरू कर देता है। चारों तरफ से साड़ी लपेटी जाती है और कस कर एक गांठ बांधी जाती है। जब वो गठरी को उठाने लगा तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो उसे उठा नहीं सकता। तो वो उस गठरी को घसीटते हुए किचन में बने सीमेंट की एक रैक थी उसके नीचे ले जाकर छुपा देता है, वहाँ पे उसे प्लेस कर देता है। इस इंसान के हाथ इस समय खून से सने हुए थे, दोनों हाथ झटकते हुए, जैसे हम पसीना या पानी अपने हाथ से झटकते हैं, उनको झटकते हुए वो कहता है, जब भी मैं संबंध बनाता था तो हर बारी बीच में आकर टोकने लगती थी, चिल्लाने लगती थी। फिर एक गाली निकालता है और कहता है, हटा दिया ना तुझे रास्ते से। दिस वॉज द रिएक्शन ऑफ दिस मैन, जिसने उसी समय एक 55 साल की महिला का खून किया था। इसी बीच अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। वो शख्स मुड़कर घड़ी की तरफ देखता है। समय हो रहा था रात के 10। वो लगभग दौड़ते हुए किचन में जाता है, अब नल खोलकर अपने हाथ पांव धोता है और फिर जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलता है। सामने एक 36 साल का इंसान खड़ा था। वो इंसान इस बुज़ुर्ग महिला का बेटा था। दरवाजे पर इस इंसान को देखते ही उस बूढ़ी महिला का बेटा जो है वो घबरा जाता है और कहता है कि हकलाते हुए कि तुम यहाँ क्यों आए हो, बा कहाँ है, क्या तुमने बा के साथ कुछ कर दिया है। कहते हुए वो अंदर आ जाता है। घर में अंधेरा था, सारी की सारी लाइटें बंद थी। अचानक उस इंसान का पैर जो है फर्श पर फैले हुए खून से फिसलते हुए, उसकी वजह से फिसल कर वो इंसान गिर जाता है, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और घर में चारों तरफ खून फैला हुआ था। वो फर्श पर गिर जाता है और इसी बीच वो कातिल जो है दौड़कर दरवाज़ा बंद कर देता है और चीखते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ रसोई में है, जाओ जाकर उससे मिल लो। वो आदमी दौड़ते हुए रसोई की तरफ जाता है, पर वहाँ भी अंधेरे में कुछ उसे नज़र नहीं आता, क्योंकि किचन की रसोई की भी रोशनी जो है, लाइट जो है वो बंद करी हुई थी। अचानक से वो कातिल पीछे से आता है, किचन की रोशनी ऑन करता है। वहाँ का जो नज़ारा था वो विभत्स था। किचन में चारों तरफ खून फैला हुआ था, दीवारों पे खून की छींटे चारों तरफ उड़े हुए थे। सकपकाते हुए वो इंसान कहता है कि ये खून किसका है, तुमने मेरी बा को मार दिया, क्या तुमने मेरी बा को मार दिया। रैक के नीचे जो गठरी रखी हुई थी जिसके अंदर लाश के टुकड़े थे, वहाँ से खून रीस रहा था। झाँक कर देखा तो वहाँ पे वो गठरी रखी हुई थी। किचन के दरवाजे पर कातिल खड़ा हुआ था और बड़ी ही निर्मम तरीके से, बड़े ही रिमोर्सलेस तरीके से चेहरे पे उसके एक हंसी थी। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। ठहाके लगाते हुए कहता है कि इसी गठरी में तुम्हारी माँ है और अब तुझे भी इसी के पास भेजना मेरा अगला कार्यक्रम है, मेरा अगला कार्य है। इतना कहते ही उस इंसान ने उस कुल्हाड़ी से उस 36 वर्षीय इंसान के सर के ऊपर डायरेक्ट, जो नोकीला पार्ट होता है कुल्हाड़ी का, उससे वार किया। ये लड़का तड़पते हुए गिरता है। कातिल पूरी ताकत से फिर उसके ऊपर दनादन अनस्टॉपेबल एक वहशी की तरह उसके ऊपर हमला करना शुरू करता है। शरीर के चीथड़े चीथड़े हो जाते हैं और कुछ ही देर में वो इंसान ख़त्म हो चुका था और ये इंसान भी थक चुका था इतने हमले करके। तो वो भी इस 36 वर्षीय इंसान की लाश के बाजू में बैठकर अपनी सांसें कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। कुछ देर सुस्ताने के बाद ये दोबारा से दौड़कर हॉल की तरफ जाता है और वहाँ से उस आदमी के लाश में के पास आके बैठ जाता है, अपना गंडासा और चाकू दोबारा से लेके। इस बारी उसके हाथ में एक बड़ी सी बोरी भी थी। कातिल ने पहले चाकू से उसी तरीके से, जिस तरीके से इसने इस बूढ़ी महिला का जिस्म काटा था, उसी तरीके से इस इंसान की भी गर्दन को काटता है। कुल्हाड़ी उठाता है और जिस तरीके से उसके हाथ पांव काटे थे, उस 55 वर्षीय महिला के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए थे, उसी तरीके से इस इंसान के भी शरीर के टुकड़े टुकड़े करता है। इस शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के बाद वो इस लड़के के शरीर के बॉडी पार्ट जो हैं उस बोरी के अंदर डालता है। गहरी सांसें अभी भी चल रही थी। एक हैवानियत से उसके अंदर जागरूक थी, जिसको डिफाइन कर पाना इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर वो गठरी को खींचते हुए, घसीटते हुए कमरे के कॉर्नर की तरफ लेके जाता है, पीछे की तरफ लेके जाता है और बाथरूम के पास उसे छोड़ देता है। वापस जाता है किचन के अंदर, उस महिला की लाश को जो साड़ी में लपेटी हुई थी उसको खींच के लाता है और उसके बाजू में रख देता है। फिर वो बेडरूम में जाता है, एक चादर लेके आता है और इन दोनों लाशों को उस चादर से ढक देता है। उस चादर से उन लाशों को ढकने के बाद उसकी नज़र जाती है घड़ी पर। समय रात के करीबन 11 बजे का हो चुका था।
वो ये कुल्हाड़ी, ये गंडासा, ये चाकू लेकर आंगन में जाता है और नल खोलकर आराम से उन सारे हथियारों की सफाई करता है। पानी से सबको धोता है, अपने औजार साफ़ करता है और फिर अपने हाथ पांव धोता है। अब उसने बाल्टी में पानी भरा और फिर घर की सफाई करनी शुरू करी। घर के अंदर जो खून फैला हुआ था, किचन में जो खून फैला हुआ था, उसको पूरी तरीके से साफ़ करता है। सब कुछ करने के बाद वो एक बारी फिर से चारों तरफ नज़र दौड़ाता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि खून के छींटे दीवार के ऊपर भी हैं। अब दीवार के जो छींटे हैं उनको साफ़ कैसे किया जाए, तो वो वापस जाता है और चाकू लेके आता है और हर उस जगह से जहाँ पे खून के छींटे दीवार पे लगे हुए थे वहाँ पे रगड़ के उस जगह से वहाँ का पेंट, वहाँ का सीमेंट उतारता है ताकि वहाँ पे खून के निशान जो हैं दिखाई ना दे। पूरी तरीके से इत्मीनान होने के बाद कि सारे खून के धब्बे जो हैं वो मिटा दिए गए हैं, अब ये पूरी तरीके से थक चुका था। बेडरूम में जाता है, वहाँ पर लेटता है। उस बेडरूम पे लेटते ही उसके मन में ख्याल आता है कि इसी पलंग पर उसके साथ सोता था, अब दोनों को रास्ते से हटा दिया है, अब मेरे और उसके बीच में तीसरा कोई भी नहीं आ सकता। अचानक उस इंसान की बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ जाती है। करीब 4 घंटे बाद वो जागता है, हड़बड़ाते हुए घड़ी पर नज़र मारता है तो रात के करीबन 3 साढ़े 3 बजे का समय हो रहा था। मन में सोचता है कि बड़ी देर हो गई, चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ इसके पहले कि पड़ोसी जाग जाएं। झट से उठता है, कुल्हाड़ी, गंडासा, चाकू वाकू सब कुछ लेके अपने सामान ये सुनिश्चित करके कि कोई भी सामान उसका वहाँ पे पीछे ना छूटे, उन सबको लेके वो धीरे से घर के दरवाजे की तरफ आता है, कुंडी खोलता है और बाहर जाके ये देखता है कि कहीं कोई बाहर है तो नहीं। ये सुनिश्चित करने के बाद कि बाहर कोई भी अवेलेबल एज इन नहीं है इसको देखने के लिए, किसी की भी नज़र इस पर नहीं पड़ सकती, वो चुपचाप वहाँ से निकलता है और जिन तेज़ कदमों से चलकर वो इस मोहल्ले के अंदर आया था, D 147 इस घर पे, उन्हीं तेज़ कदमों के साथ वो वहाँ से निकल जाता है। सवाल यह है कि कातिल कौन था। सवाल यह है कि इसने इन दोनों को क्यों मारा, इस कातिल के साथ क्या हुआ, किस तरीके से इसको पकड़ा गया। अभी तक आप ये सारी चीज़ें, जो भी मैंने चीज़ें वीडियो में शेयर करी है, उसको जानकर ये तो समझ गए होंगे कि इसके अंदर कोई तीसरा इंसान भी शामिल है, यानी कि एक प्रेम प्रसंग है जो इस कहानी का मूल आधार है, इस हत्याकांड का मूल आधार है। बट अगेन, कातिल कौन था, कैसे इसे पकड़ा गया, किन परिस्थितियों में कत्ल किया गया, और क्या जिस इंसान के बारे में ये बिस्तर पर बैठ के सोच रहा था कि इसी बिस्तर पे मैं उसके साथ सोता था, अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, क्या वो इंसान भी इस कत्ल में शामिल था। इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द हत्याकांड इन ओडव सिटी, गुजरात। इस डबल मर्डर को 3 दिन बीत चुके थे, यानी कि 3 तारीख को ये मर्डर हुआ था और 6 जून 2017 आ चुका था। अभी तक किसी को ये आइडिया नहीं था कि इस घर के अंदर एक 55 वर्षीय महिला और उसके 36 वर्षीय बेटे की लाश जो है पड़ी हुई है, उनका कत्ल कर दिया गया है। मकान नंबर D 147 के ठीक सामने रहने वाले अशोक भाई प्रजापति जो है वो अपने घर से 6 जून को बाहर निकलते हैं और वो महसूस करते हैं कि आसपास में सड़े हुए मांस की बदबू सी आ रही है। वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और D 147 की तरफ जब वो कदम बढ़ाते हैं, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते ये बदबू जो है और भी ज़्यादा प्रचलित हो जाती है, और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। वो आवाज़ लगाते हैं अंदर महिला को जो रहती थी वहाँ पे, पर वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती। अशोक भाई ये सोचते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, आवाज़ देकर आसपास के लोगों को बुलाते हैं और मोहल्ले वाले आके इस मकान के सामने यानी D 147 के सामने आके खड़े हो जाते हैं। उन्हें भी ये बदबू आ रही थी, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। भीड़ में से एक इंसान कहता है कि इस घर में तो कंचन बहन, उनका बेटा विपुल भाई और बेटी और बहू सुजाता बहन रहती है। 3-4 दिनों से किसी ने भी इनकी आवाज़ नहीं सुनी थी, किसी ने भी इनके घर के दरवाजे को खुला हुआ नहीं देखा था। सबको शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसी शक को मद्देनजर रखते हुए पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस 1 घंटे बाद इस घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस के आने के पहले अशोक भाई ने जेब से मोबाइल निकाला और उसके अंदर एक नंबर था दिव्येश भाई का। दिव्येश भाई को फ़ोन करके कहते हैं कि मकान से तेज़ बदबू आ रही है, अब जल्दी यहाँ पे आ जाइए। दरवाजे की घंटी हमने कई बार बजाई है पर घर कोई खोल नहीं रहा है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। दिव्येश भाई जो है अपनी दुकान पे उस समय जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अहमदाबाद के पुरुषोत्तम नगर सोसाइटी से भागे भागे वो हिंगरवा बस्ती पहुंचते हैं। इसी दौरान में पुलिस को भी फ़ोन कर दिया गया था। दिव्येश भाई जब पहुंचते हैं तो उनके साथ ही साथ में ऑलमोस्ट पुलिस वाले भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं।
घबराते हुए वो कहते हैं कि बदबू तो बहुत तेज़ आ रही है, जल्दी से दरवाज़ा तोड़ो। जो इंस्पेक्टर थे उस समय जो इस घटनास्थल पर उपस्थित थे, NL देसाई जी, वो पूछते हैं कि ये घर किसका है। तो दिव्येश भाई कहते हैं कि सर ये घर मेरा है, मैंने इन्हें किराए पे दिया है, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। NL देसाई कांस्टेबल्स को आदेश देते हैं कि दरवाज़ा तोड़ दो। धक्का मारकर दरवाज़ा तोड़ा जाता है और जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा जाता है एक ज़ोरदार बदबू का भभका जो है वो बाहर आता है। हर किसी को उबकाई आने लगी। खैर पुलिस वाले अंदर जाते हैं और उस बाथरूम के पास पहुंचते हैं जहां पे उन्हें गठरी जैसी चीज़ें जो हैं एक चादर से ढकी हुई दिखाई देती हैं। उस चादर को हटाने के पहले घर के सारे खिड़की दरवाजे खोले जाते हैं ताकि वेंटिलेशन सिस्टम ओपन हो सके। बाथरूम एरिया से खून से सनी हुई गठरी और ये साड़ी जो है इनको दिखाई देती है जब वो चादर वहाँ से हटाते हैं। NL देसाई कांस्टेबल्स को कहते हैं कि खोलो इसके अंदर क्या है। जैसे ही उस गठरी को और उस साड़ी को खोला जाता है तो अंदर से सड़ी हुई 2 लाशें मिलती हैं। मक्खियाँ भिनभिना रही थी, कीड़े लग चुके थे और उन दोनों लाशों को पहचानना नामुमकिन था, वो इतनी ज़्यादा सड़ चुकी थी 3 दिनों के अंदर। NL देसाई आजू बाजू देखते हैं, वहाँ कोई इन्हें औजार या कोई हथियार दिखाई नहीं देता। तो वो दिव्येश भाई से पूछते हैं कि ये लाशें किसकी है, क्या तुम इन्हें पहचानते हो। दिव्येश भाई कहते हैं कि साहब ये कौन है मुझे नहीं पता, जैसे कि मैंने कहा लाशें बहुत ज़्यादा सड़ चुकी थी तो इनको पहचानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। NL देसाई फिर दिव्येश भाई से पूछते हैं कि कंचनबेन का और कोई रिश्तेदार भी है क्या। तो वो कहते हैं कि हाँ साहब सतारा में है, उनके भाई और उनकी भाभी वहाँ रहते हैं। तो वो उन्हें कहते हैं कि उन्हें फ़ोन करो और उन्हें खबर करो। दोनों लाशों की तस्वीरें ले ली जाती हैं। कुछ ही देर में फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम करने वाली टीम जो है वो वहाँ पे पहुँचती है और अपना वहाँ पे काम करना शुरू करती है। कमरे में फर्श पे हल्के हल्के खून के निशान थे और दीवार पे चारों तरफ खरोंचें मारी हुई थी, जिसको देखकर पुलिस को ये शक तो हो चुका था कि यहाँ से खून के धब्बे मिटाने की कोशिश करी गई है। सैंपल्स लिए जाते हैं और फॉरेंसिक टीम अपने काम को आगे बढ़ाती है। ऑर्डर पुलिस ने IPC की धारा 302 यानी कि मर्डर, 201 यानी सबूत मिटाने की चेष्टा करना, कोशिश करना, उसके तहत एक अननोन इंसान के खिलाफ FIR करी जाती है और FIR करी जाती है गुजरात पुलिस एक्ट 135(1) के अंतर्गत भी। इनिशियल इंक्वायरी करने के बाद उस पर्टिकुलर जगह पे NL देसाई जी जो हैं दिव्येश भाई को भी अपने थाने लेके जाते हैं, उनसे आगे जानकारी हासिल करने के लिए कि इस घर पे कौन रहता था, कौन कौन वहाँ पे आता जाता था। उन्होंने उनसे पूछा कि मुझे इस परिवार के बारे में विस्तार पूर्वक सब कुछ बताओ जो भी तुम्हें पता है। दिव्येश ने फिर पुलिस वालों को इस परिवार के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि 1.5 साल पहले दूर के एक चाचा सुरेश भाई का इनके पास फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि उनके बेटे विपुल भाई, जो कि इस 55 वर्षीय महिला के वो बेटे थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी गुजरात में नौकरी लग गई है और उन्हें एक कमरे किराए पे एक घर चाहिए, जिसके लिए उन्होंने हाँ कर दी और ये कहा कि मेरे पास मेरी एक जगह खाली है, वो मैं इन्हें किराए पे दे सकता हूँ। विपुल, उनकी माँ कंचनबेन, पत्नी सुजाता और 7 साल की बेटी वैष्णवी आके यहाँ पे रहना शुरू करती है। घर का किराया 2500 रुपये। पुलिस के लिए ये केस बड़ा पेचीदा था, एक पहेली की तरह था। ना कोई गवाह, ना कोई सबूत, ना कोई हथियार, ना कोई किसी से दुश्मनी की कोई बातचीत। उधर कंचनबेन के दूसरे भाई नयन भाई को जैसे ही ये खबर मिली कि उनके बहन के घर में ऐसा हादसा हो गया है, वो सतारा से अहमदाबाद के लिए निकलते हैं। अहमदाबाद के लिए निकलते हुए सतारा से वो अपनी बीवी से कहते हैं बस में बैठे हुए कि घर के अंदर 2 लाशें मिली है जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा, बहन से और उनके बेटे से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, मुझे चिंता हो रही है। और उनका ये चिंता करना वाजिब भी था, क्योंकि जो अज्ञात लाशें इस समय जिसके बारे में बात हो रही थी वो और किसी की नहीं बल्कि उनकी ही बहन और उनके ही भांजे की थी। ओडव सिटी पहुंचते ही वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उन्हें लाशों की फ़ोटो दिखाई जाती है। वो इमीडिएटली इन लाशों को पहचान लेते हैं और पुलिस को चीखते हुए कहते हैं कि ये मेरी बहन की ही और उसके बेटे की फ़ोटो है, किसने इनका कत्ल किया, इनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। पुलिस इनसे पूछती है कि सुजाता बहन जो कि इनकी पत्नी थी वो कहाँ है इस समय, वो बेटी कहाँ है। तो वो कहते हैं कि वो अपने मायके में है, बेटी के साथ मायके में इस समय रह रही है। तो पुलिस वाले इनसे पूछते हैं कि वो मायके क्यों गई और कब गई। तो कृष्णा बहन बोलती है कि साहब मेरी माँ से कुछ दिन पहले ही बात हुई थी और उन्होंने ये बताया था कि बहू का किसी के साथ चक्कर चल रहा है जो कई बारी घर पे आता जाता भी है। विपुल भाई जब घर पर नहीं होते हैं तो वो घर पे आता है और बहू के साथ गलत हरकतें करता है, जो कि इस 55 वर्षीय महिला ने अपनी आंखों से देखा था। ये बात जब विपुल को पता चली थी तो उसने सुजाता की बहुत पिटाई करी थी और इसी गुस्से में उसने उसे शिवनगर उसके पिता के घर भेज दिया था।
पुलिस फिर पूछती है कृष्णाबेन से कि चक्कर किसके साथ था, क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है। तो वो कहती है कि अब किसके साथ चक्कर था ये तो नहीं पता, पर माँ ने ये ज़रूर कहा था कि वो जिस अस्पताल में इलाज करवाने के लिए जाती हैं वहाँ के कंपाउंडर के साथ इनका कुछ चक्कर चल रहा था। उसी कंपाउंडर के चक्कर में सुजाता फंसी हुई थी। इंस्पेक्टर देसाई नयन भाई को कहते हैं कि सुजाता को भी बुलाओ और उसे कहो कि जल्द से जल्द थाने पहुंचे। तो नयन भाई रिप्लाई करते हैं कि साहब सुजाता से हमारी कोई बातचीत नहीं है। जब माँ ने उसके अवैध संबंध के बारे में हमें बताया था तो हमने उससे बातचीत तोड़ ली थी, हमारा उससे कोई भी कनेक्शन नहीं है, हमारी कोई बातचीत नहीं है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि एटलीस्ट डू यू नो कि वो कहाँ रहती है, उसका घर कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि हाँ वो शिवनगर में कहाँ रहती है। तो पुलिस वाले सुजाता के घर पे इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि आपके घर में एक हत्याकांड हुआ है, आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत है। सुजाता को इंफॉर्मेशन पहुंचवाने के बाद देसाई साहब फिर से D-147 पहुँचते हैं और फिर से उस घर का मुआयना करते हैं। वहाँ पे उन्हें एक अस्पताल की पर्ची मिलती है। उस पर्ची पर पता था डॉक्टर योगेश, श्रीराम हॉस्पिटल, ओढ़व। 7 जून 2017 की सुबह पुलिस वाले उस अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टर योगेश के कैबिन में पहुंचते हैं जो वहां पे उस समय उपलब्ध थे। वहां पे उन्हें फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं उस माँ की और उस बेटे की जिनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि क्या आप इन्हें जानते हैं। कुछ पल पॉज लेकर डॉक्टर योगेश रिप्लाई करते हैं कि ये तो कंचन बहन है जो मेरे यहाँ अपना इलाज करवाने के लिए आती हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या इनकी बहू इनके साथ आती थी। डॉक्टर योगेश का रिप्लाई था कि जी हाँ, बहू भी साथ में आती थी। डॉक्टर के कैबिन के बगल में ही कंपाउंडर एक बैठा हुआ था, 34-35 साल का एक इंसान, दुबला पतला सा, जो कि मेडिसिन पैक कर रहा था। पुलिस वालों को देखते ही वो सकपका जाता है। पुलिस वाले फिर कंचन बहन और विपुल भाई की फ़ोटो लेकर उस इंसान के पास पहुँचते हैं कि उससे कहते हैं कि क्या तुम इन्हें पहचानते हो। तो ये कंपाउंडर कहता है कि हाँ साहब, जानता हूँ कि यहाँ पे अक्सर इलाज करवाने के लिए आती हैं अपनी बहू के साथ, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद इंस्पेक्टर देसाई वापस थाने पहुँच जाते हैं। अब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी और उसमें ये बताया जा चुका था कि कत्ल जो है 72 घंटे पहले कर दिए गए थे। इंस्पेक्टर देसाई एक बार फिर से अपनी टीम को लेकर D-147 उस घर पे पहुंचते हैं। आसपास के लोगों से फिर से बातचीत करना शुरू करते हैं। फिर इन्हें एक आई विटनेस मिलता है जिसका नाम था अमित राणा। अमित राणा इंस्पेक्टर देसाई को कहता है कि शायद मैंने कातिल को देखा है। पुलिस वालों ने पूछा कि विस्तार पूर्वक बताओ तुमने क्या देखा। तो अमित राणा ने पुलिस को बताया कि साहब 3-4 दिन पहले रात के करीबन 3-4 बजे के आसपास मैं पेशाब करने के लिए उठा था। तभी मैंने एक इंसान को इनके घर के पास से जाते हुए देखा। काफ़ी दुबला पतला इंसान था और उसके हाथ में एक झोला भी था। पुलिस वालों ने पूछा कि क्या आपने उस इंसान को आते हुए भी देखा था। तो अमित राणा ने इस बात से इनकार कर दिया कि मैंने आते हुए उस इंसान को नहीं देखा था, सिर्फ जाते हुए देखा था। पुलिस वाले फिर उस एरिया की CCTV फुटेज निकालना शुरू करते हैं। शाम के 6-7 बजे से लेकर रात के 3-4 बजे तक का, सुबह 5 बजे तक का डेटा निकाला जाता है और उसमें ये पाया जाता है कि जिस दुबले पतले हाथ में झोला लिए इंसान की बात अमित राणा कर रहा था वो सही थी। 3 बजे के आसपास में वो इंसान उस तरफ से गुजरा था और इसी इंसान को रात को 7:30-8 बजे के आसपास भी उस इलाके में देखा गया था। हालांकि CCTV फुटेज में उसकी शक्ल पहचान पाना मुश्किल था, पर कद काठी और झोला वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल उसी से मैच खाती थी जो कि अमित राणा ने पुलिस को बताई थी। CCTV फुटेज देखने के बाद इंस्पेक्टर देसाई को ध्यान आता है कि जो कंपाउंडर था हॉस्पिटल का, उसका हुलिया इस इंसान से मिलता जुलता है। कंचन बहन के घर वालों ने भी बताया था कि सुजाता बहन का रिश्ता, अवैध संबंध जो है वो किसी हॉस्पिटल के कंपाउंडर के साथ ही चल रहा था। इमीडिएटली इंस्पेक्टर देसाई उस हॉस्पिटल पहुँचते हैं। अगले दिन की बात है ये। हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर योगेश से पूछते हैं कि कंपाउंडर कहाँ है। तो डॉक्टर योगेश इन्हें जवाब देते हैं कि आज तो उसने छुट्टी ले ली है। इतने में कि वो इस इंसान के घर का एड्रेस वगैरह निकलवाते और वहाँ पे छापा डालते, अचानक से पुलिस वालों के पास एक कॉल आता है। इंस्पेक्टर देसाई का फ़ोन बजता है और उधर से एक आवाज़ आती है कि साहब, इस हुलिये का इंसान कालूपुर रेलवे स्टेशन पे पाया गया है। इंस्पेक्टर देसाई जीप में बैठते हैं और कालूपुर रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। श्रीराम हॉस्पिटल का ये कंपाउंडर कौन था? अगले ही दिन वो गायब क्यों हो गया? पुलिस कातिल तक कैसे पहुंची? और कन्फेशन इस डबल मर्डर का कैसे करवाया गया? पुलिस ने कालूपुर रेलवे स्टेशन से कंपाउंडर बलदेव भाई चौहान को अरेस्ट कर लिया था। तो उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है और इतने में विपुल की जो पत्नी थी सुजाता, उसे भी पुलिस जो है थाने लेकर पहुंच गई थी।
थाने में पुलिस वाले सुजाता से पूछते हैं कि तुम्हारी सास की और तुम्हारे पति की हत्या किसने की। तो सुजाता कहती है रोते हुए कि साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो मायके चली गई थी, मेरे पति से झगड़ा हो गया था। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारा झगड़ा किस बात पे हुआ था। तो सुजाता ने अपने अफेयर की कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को नहीं दी। उसने ये कहा कि जो नॉर्मल वैवाहिक जीवन में झगड़े होते हैं वही झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर अक्सर जो झगड़े होते रहते हैं उसकी वजह से मैं अपने पिता के घर चली गई थी। पुलिस को सुजाता के इस बयान पर यकीन नहीं हो रहा था। वो लेडी कांस्टेबल्स को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं इसे 2 हंटर लगाओ, अपने आप तोते की तरह बोलने लगेगी। लेडी कांस्टेबल ने सुजाता को पहला ही हंटर मारा था कि सुजाता एक्चुअली में तोते की तरह बोलना शुरू कर देती है, फूट फूट कर रोने लगती है और पुलिस वालों के पैर पड़ जाती है। पुलिस वाले कहते हैं कि कुर्सी पर बैठो। वो कुर्सी पर बैठती है और अपनी कहानी बताना शुरू करती है। वो कहती है कि साहब मेरी जो बेटी है वो पहले पति से है, मैं एक विधवा थी। जब मेरी शादी की बातचीत शुरू करी गई थी तो विपुल की उस समय शादी, उसके कास्ट में शादी नहीं हो पा रही थी। तो जब शादी का रिश्ता पहुंचाया गया था तो घर वाले तैयार हो गए थे शादी करवाने के लिए, इवन दो मैं एक विधवा थी और मेरी एक बेटी भी थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो मेरी बेटी को अपनाने के लिए भी तैयार हैं। तो कंचन बहन और विपुल की तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं करी गई थी या कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया था या बेटी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया था, ना ही बहू के साथ कोई मिसट्रीटमेंट किया गया था कि तुम विधवा हो। परिवार वालों ने पूरे प्यार के साथ इस महिला को अपने परिवार में सम्मिलित किया था, उसे प्यार दिया, इज्जत दी, सब कुछ दिया और उस छोटी सी बच्ची को एक नया घर दिया। सुजाता अपनी स्टोरी सुना रही थी और उधर दूसरी तरफ पुलिस बलदेव भाई चौहान के साथ भी इंटरोगेशन चालू थी। उनसे पूछते हैं कि क्योरे तूने इन दोनों को क्यों मारा। तो बलदेव कहता है कि साहब मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। पुलिस वाले फिर उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाते हैं और फिर अनिल देसाई अपने कांस्टेबल्स को कहते हैं कि उसे उल्टा लटकाओ, उल्टा लटकेगा सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन इतना सुनते ही बलदेव घबरा जाता है और पुलिस वालों के पैर पड़कर कहता है कि साहब ऐसा मत करो, मैं सब कुछ बताता हूँ। और बलदेव अपनी कहानी बताना शुरू करता है। बलदेव का ये कहना था कि सुजाता और उसका 1 साल से चक्कर चल रहा था। वो अपनी सास कंचन बहन को लेकर अस्पताल आती थी और धीरे धीरे वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। हमारी बातचीत होने लगी थी और हमारे बीच में मित्रता जो है घनिष्ठ होने लगी थी। सुजाता ने मुझे ये बताया था कि उसका पति रोज़ काम पर जाता है और अक्सर घर पर नहीं रहता है और इसी वजह से उसे अपनी सास को लेकर अस्पताल आना पड़ता है। मैं अक्सर डॉक्टर को दिखाने के लिए सुजाता का जो अपॉइंटमेंट नंबर होता है वो उसको पहले डाल देता था। तो बेसिकली यूज्ड टू गिव हर प्रेफरेंस। एक रोज़ सुजाता अस्पताल आती है अपनी सास के साथ और धीरे से उसके पास आके कहती है कि आज मेरा पति घर पे नहीं होगा, मैं अपनी सास को लेकर जा रही हूँ, तुम भी हमारे पीछे पीछे आ जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बलदेव यही करता है और जब सुजाता अपनी सास को लेकर घर की तरफ वापस प्रस्थान करती है तो बलदेव उनका पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच जाता है। सास अपने कमरे में जाती है आराम करने के लिए और बलदेव सुजाता के कमरे में जाता है जहाँ पे दोनों के बीच में थिंग्स गेट इंटीमेट और ये शारीरिक संबंध बना रहे थे। जिस समय ये शारीरिक संबंध बना रहे थे अचानक से कंचन बहन की आंख खुल जाती है और वो इस रूम में पहुंच जाती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। कंचन बहन को देखते ही बलदेव वहाँ से भाग खड़ा होता है। पर सुजाता अपनी सास को बेशर्मों की तरह ये कहती है कि अगर आपने किसी से भी इसके बारे में कुछ कहा तो मैं आपको अस्पताल ले जाना छोड़ दूंगी, दवाई दिलाना छोड़ दूंगी और जहर खा के सुसाइड नोट लिख के छोड़ दूंगी कि आप और आपका बेटा मुझे प्रताड़ित करते थे, तो मैं तो मरूंगी ही, आपके बेटे को भी जेल करवा दूंगी। ये धमकी इसने अपने सास को दी और ये बूढ़ी महिला डर जाती है और अपने मुंह को सी लेती है। चक्कर ये है जीवन की, आप कोशिश कितनी भी करो, पाप का जो घड़ा है वो अक्सर बहुत जल्दी भर जाता है। एक शाम को बलदेव सुजाता के कमरे में था, दोनों के बीच में अगेन शारीरिक संबंध बन रहे थे। अचानक विपुल उस दिन जल्दी घर आ जाता है। जैसे ही विपुल घर आ जाता है तो खिड़की के माध्यम से बलदेव घर से भाग जाता है, लेकिन विपुल ने सारा का सारा कांड देख लिया था। वो उसके बाद सुजाता की पिटाई करता है। अब कई लोग यहाँ पे आकर ये कह सकते हैं फेमिनिस्ट्स की इस इंसान को उस महिला के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आप क्या सोचते हो कि क्या अगर कोई पति अपने पत्नी को किसी दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखे, स्पेशली उस पत्नी को जो कि विधवा थी, एक बेटी को लेकर आई थी और उसे घर में पूरी इज्जत दी गई थी, पूरा सम्मान दिया गया था, क्या ऐसी परिस्थिति में अगर कोई पति अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है गुस्से में तो क्या वो सही है
या गलत है? एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एनीवेज, तो यहाँ पे विपुल को पता चल चुका था कि इनका अफेयर चल रहा है, तो वो ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे इस महिला के साथ नहीं रहना। वो उसे इसके पिता के घर शिवनगर भेज देता है बेटी के साथ। इंस्पेक्टर देसाई फिर कंपाउंडर से पूछते हैं कि दोनों को मारने का प्लान तुमने कैसे बनाया? तो बलदेव ने बताया कि 29 मई को मुझे ये पता चला कि सुजाता को उसके गांव उसके घर भेज दिया गया है, तो मुझे ये लगा कि अब उससे मेरी मुलाकात नहीं हो पाएगी, और चूंकि इसने हम दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर दी है, मैं इन दोनों को ख़त्म कर दूंगा। उसी शाम को मैं कंचन मैन के घर गया और उनसे पूछा कि सुजाता कहाँ है, उसको कहाँ भेजा है। तो वो मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगी, मुझे गालियाँ देने लगी, जिसकी वजह से मैं वापस लौट के आ गया। अब 55 वर्षीय एक महिला एक 34-35 साल के इंसान के साथ कैसे धक्का मुक्की कर सकती है? एनीवेज, बलदेव ने सारा का सारा कांड जो है वो अपने तरीके से प्रस्तुत किया। रास्ते में वो लोह लकड़ की दुकान पे जाता है, वहाँ से एक चाकू खरीदता है, गंडासा खरीदता है, कुल्हाड़ी खरीदता है और 3 जून को उन्हें मारने का प्लान बनाता है। 3 जून को उसने किस तरीके से कंचन मैन को मारा और विपुल की हत्या करी, उसके बारे में पुलिस को विस्तार पूर्वक बताता है। उसने ये भी बताया कि मैंने कुल्हाड़ी पे, चाकू पे और गंडासे पे जो खून के दाग लगे हुए थे वो मैंने विपुल की शर्ट से पहुंचे थे, ताकि पुलिस को विपुल पर शक हो। अब विपुल पर शक करवाने का माध्यम ये था कि हिज इंटेंशन वॉज ओनली टू किल द ओल्ड लेडी, लेकिन चूंकि विपुल उस समय घर पे आ गया था, इसी वजह से मुझे विपुल को भी मारना पड़ा, जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ी अनरिलायबल सा कन्फेशन लगता है मुझे, क्योंकि इसके और सुजाता के राह का जो रोड़ा थे वो दोनों के दोनों थे, माँ और बेटे दोनों थे। तो इतना तो पक्का था कि ये इन दोनों को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। तो इसने पूछा कि कुल्हाड़ी, गंडासा, चाकू वगैरह कहाँ हैं? तो उसने कहा कमरे में। एक झन्नाटेदार थप्पड़ दोबारा से पड़ता है। तो वो बताता है कि वो सारे के सारे मैंने अस्पताल के पीछे गाड़ दिए गए। कपड़ों का क्या किया जिस पे खून के निशान लगे हुए थे? तो कहता है उनको मैंने जला दिया। पुलिस वाले जाते हैं अस्पताल के पीछे से, उस जगह से जहाँ पे ये सारे के सारे मर्डर वेपन थे उनको बरामद किया जाता है। जिन कपड़ों को जलाया गया था उनके अवशेष मिलते हैं, राख वगैरह मिलती है, उनको फॉरेंसिक टीम के पास एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। इन फावड़ों के ऊपर खून के निशान अभी भी थे, और जो अवशेष मिले थे कपड़ों के, उनकी जब फॉरेंसिक जांच करी गई तो उससे ये साबित हो जाता था कि विपुल का जो खून और उसकी माँ का जो खून, कंचन मैन का जो खून है, वो इन दोनों सामानों पे मिला था। तो इस बात की तो पुष्टि हो गई थी कि इसी हथियार का इस्तेमाल किया गया था, इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, और ये जो कपड़े हैं ये इसी इंसान के थे, बलदेव के थे। तो उन खून के निशान बलदेव की शर्ट पे होना और ये सारे के सारे उस लोकेशन से मिलना जो कि इसके द्वारा बताई गई थी, इतने सबूत काफ़ी थे पुलिस के पास चार्जशीट फाइल करने के लिए। कोर्ट में जब इस केस की दलील दी जा रही थी तो कंचन मैन की तरफ, फैमिली की तरफ से जो वकील थी, उनका ये कहना था कि माय लॉर्ड, जब ये इंसान लोह लकड़ के उस दुकान से ये सामान खरीद रहा था तो उसने वहाँ पे एक सवाल किया था कि क्या इन हथियारों से इंसान कट जाएंगे? तो दुकानदार ने हंसते हुए जवाब दिया था कि हाँ, कट जाएंगे। उसे इस बात का कोई अंदेशा नहीं था कि ये इंसान एक्चुअली में किसी इंसान को मारने के लिए जा रहा है। उसे ये लगा था कि ये मजाक में पूछ रहा है और उसने उसी तरीके से उसको लिया। जो डिफेंस लॉयर थे उन्होंने कहा कि साहब, ना किसी ने इसको कत्ल करते हुए देखा, ना कोई आई विटनेस है, ना सीसीटीवी फुटेज में इसकी शक्ल पहचानी जा रही है, तो सिर्फ ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है। तो कंचन मैन की फैमिली की तरफ के वकील ने कहा कि साहब, जो होलिया दिखाया गया है सीसीटीवी फुटेज के अंदर और जो विटनेसेस के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि सुजाता का कंपाउंडर के साथ अफेयर था, वो इस इंसान से मिलते जुलते हैं। हथियार पे जो मर्डर वेपन है वो उसी लोकेशन से मिले हैं जो इस इंसान ने बताया है। ये पर्याप्त सबूत है इस बात को साबित करने के लिए कि इसी इंसान ने कत्ल किया है। अब यहाँ पे जो डिफेंस लॉयर थे उन्होंने मेंटल इंस्टेबिलिटी केस करने की कोशिश करी, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि ये इंसान 34-35 साल का है, इसकी मानसिक स्थिति चेंज हो रही है, तो इसे कम से कम सज़ा दी जाए। लेकिन कोर्ट ने कुछ भी नहीं सुना। कोर्ट ने कुछ दिनों का समय मांगा और कुछ दिनों के बाद जब कोर्ट रिकन्वीन हुआ तो इस इंसान को सजाए मौत सुनाई गई, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। 10 सितंबर 2024 को सेशन कोर्ट के जज बीबी जाधव जी ने कहा कि अपने यौन संबंध को, अपनी हवस की वासना को पूरी करने के लिए, उस रिश्ते को बरकरार करने के लिए इस इंसान ने कंचन मैन और उसके इकलौते पुत्र की हत्या कर दी। एक प्लान तरीके से इस कत्ल को अंजाम दिया गया। लाश को टुकड़े टुकड़ों में काटा गया, उसको छुपाने की कोशिश करी गई और कोशिश ये भी करी, एटलीस्ट प्लान ये था कि विपुल के ऊपर शक डलवाया जाएगा। उससे इस बात की पुष्टि होती है कि ये इंसान मेंटली पूरा सजग है और
कोई भी मेंटल इंस्टेबिलिटी इसके दिमाग में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस चीज़ को कंसिडर नहीं किया जा सकता और इसी वजह से इसे मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी। आदेश सुनाने के बाद जज साहब उठ के चले जाते हैं। कोर्ट रूम में बलदेव एक मूर्ति की तरह सुन्न बैठा था। उसे मौत सामने नज़र आ रही थी, पर 2017 से लेकर अभी 2025 हो चुके हैं। इस केस की सुनवाई अभी भी चल रही है। अभी तक इसे फांसी नहीं दी गई है। गुजरात हाई कोर्ट में इसे अपील किया गया, इस केस के इस फैसले के अगेंस्ट में अपील डाली गई और वो अपील चल रही है और ये अभी वर्षों तक सारा का सारा गेम चलता रहेगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या पर्याप्त सबूत मिलने के बाद क्या इतने वर्षों तक केसेस को खींचना चाहिए? क्या वो फैमिलीज़ जिन्होंने ऑलरेडी अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया है, क्या उनको ये टॉर्चर सहना चाहिए कि केस चले जा रहे हैं, उन्हें तारीख पे तारीख मिले जा रही है? कोई ये भी कह सकता है कि न्यायिक क्रिया है, पूरी तरीके से फुलफिल होनी चाहिए, सारे स्टेप्स ख़त्म होने चाहिए। बट सारे स्टेप्स ख़त्म करने में इतने वर्ष क्यों? हमारे कोर्ट्स इतना ज़्यादा समय क्यों लेते हैं? उसका रीज़न ये है कि हमारे कोर्ट्स जो है आधा टाइम छुट्टी पर रहते हैं। एनीवेज, कोर्ट्स के बारे में कई बातें कर चुका हूँ मैं, कई बारी कॉन्वर्सेशंस कर चुका हूँ। अब आ जाता है इस वीडियो में आज का सवाल कि आखिरकार हमारी सोसाइटी में इंसान किस प्रवृत्ति के हो गए हैं जहाँ पे अपनी हवस को पूरा करने के लिए वो लोगों के कत्ल करते हैं। उन महिलाओं का क्या जिनको पूरी इज्जत के साथ घर में लाया गया, पर फिर भी उसने अपने परिवार से दगाबाजी करी और एक दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाए और पकड़े जाने के बाद अफसोस ना जता के उसने इस बात की धमकी दी कि आपके बेटे को फंसा दूंगी, आपको फंसा दूंगी। वो इस बात का सबूत है कि आज की सोसाइटी के अंदर महिलाओं को इजीली पता है कि ऑल आई हैव टू डू इज़ फाइल अ केस। मुझे एक लड़के को रेपिस्ट बोलना है, मुझे एक महिला को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में फंसाना है, पति को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में फंसाना है, एंड माई लाइफ इज़ सेट। मुझे पैसा भी मिलेगा, मुझे सिंपैथी भी मिलेगी और ये सोसाइटी हर तरीके से मेरे साथ ही खड़ी रहेगी। पर ये झूठी महिलाएं ये भूल जाती हैं कि इनके इन कुकर्मों की वजह से जो महिलाएं एक्चुअली में प्रताड़ित होती हैं उनको जस्टिस नहीं मिल पाता है। तो आखिरकार इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट डिसमिसिंग द फॉल्स केसेस, जो फेक केसेस फाइल किए जाते हैं, उनको डिसमिस सिर्फ करने की बजाय जब ये पता चले कि किसी महिला के द्वारा फेक केस फाइल किया गया है तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाए। मिनिमम सेंटेंस निर्धारित किए जाए, 7 साल, 10 साल, 12 साल, जो भी, कि अगर आप झूठा केस फाइल करती हैं और पकड़ी जाती हैं तो आपको 7 साल कैद बामुशक्कत झेलना पड़ेगा। आपको उस इंसान को फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ये सब कुछ होना चाहिए। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। आप क्या सोचते हो एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा उद्देश्य ऐसे वीडियो से सिर्फ ये नहीं होता कि आपको मैं कोई मर्डर स्टोरी बताऊं, कोई क्राइम स्टोरी सुनाऊं, बट मेरी कोशिश ये भी रहती है कि मैं सोसाइटी का कोई ऐसा मुद्दा उठाऊं जिसके आंसर्स ढूंढने से हमारी सोसाइटी बेहतर सोसाइटी बन सकती है। एटलीस्ट कोशिश मेरी ये रहती है। सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट कोशिश करना हमारा काम है और उस कोशिश में आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो को शेयर करें, अपना कमेंट, अपना बहुमूल्य ओपिनियन ज़रूर दें कि ऐसी महिलाएं जो झूठा केस फाइल करने की धमकी देती हैं उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। एटलीस्ट जो मैंने बोला कि आप उसको सपोर्ट करते हो, डू लेट मी नो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियोज़ आप उनको भी देख सकते हो और चैनल का मेंबर बन के आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। आज फिलहाल इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।